नमस्कार। इतिहास, संस्कृत एवं पुरातत्व विभाग के वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में प्रशासन प्रारंभ करने के बारे में देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शासन करने का अधिकार 1765 में मिल गया था इलाहाबाद संधि के माध्यम से, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरीके से बंगाल का प्रशासन अपने हाथों में नहीं लिया था। रॉबर्ट क्लाइव नहीं चाहता था कि वो जो फौजदारी मामले हैं, जो निजामत का अधिकार है, उसे कंपनी अपने हाथों में ले। रॉबर्ट क्लाइव चाहता था कि केवल राजस्व के ही अधिकार कंपनी को लेने चाहिए। यद्यपि मिले दोनों ही अधिकार थे उसको, और इस तरीके से जो प्रशासनिक व्यवस्था बंगाल के अंदर स्थापित हुई, वह प्रशासनिक व्यवस्था द्वैध शासन व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। किंतु इस द्वैध शासन व्यवस्था के चलते कंपनी की स्थिति लगातार बिगड़ती गई और फिर कंपनी को उबारने और बंगाल में पुनः स्थापित करने और साथ ही साथ बंगाल का प्रशासन व्यवस्था, जो पूरी प्रशासन व्यवस्था जो थी, वो कंपनी ने अपने हाथों में लेने का निश्चय कर लिया। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत है, उसका नाम वारेन हेस्टिंग्स है। वारेन हेस्टिंग्स ने कंपनी प्रशासन को बंगाल में स्थापित करने का आरंभिक कार्य किया। वारेन हेस्टिंग्स 1750 में कंपनी की सेवा में आया था। जब वो पहली बार क्लर्क बना था, उसकी पहली तैनाती कलकत्ता में हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स की विशेषताओं की बात की जाए तो वारेन हेस्टिंग्स को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था। भारत में रह करके उसने उर्दू और फारसी भाषाओं का भी ज्ञान अर्जित कर लिया था। फारसी भाषा की बात करें तो जो पूरा मुगल काल है, उसमें जो शासकीय भाषा हुआ करती थी वो फारसी ही होती थी। 1752 में पहला प्रमोशन मिला था वारेन हेस्टिंग्स को, और पहली प्रोन्नति में वारेन हेस्टिंग्स को कासिम बाजार में तैनाती मिली थी। कासिम बाजार में वह विलियम वट्स का असिस्टेंट बनाया गया था। जब 1756 में सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर हमला किया था, तब जिन अंग्रेजों को कैद कर लिया गया था, उनमें वारेन हेस्टिंग्स भी था। उन कैदियों को मुर्शिदाबाद भेजा गया था, और जब सिराजुद्दौला कलकत्ता पे भी अधिकार करके वापस लौटा था, तब वारेन हेस्टिंग्स और अन्य बंदी जो उसने कासिम बाजार से बनाए थे, उनको सबको वो एक बंधक के तौर पर उपयोग में ला रहा था, जिसके कारण वारेन हेस्टिंग्स और उसके साथ में जो बंदी बने हुए थे अंग्रेज, उनकी जान को खतरा बना रहता था। इन परिस्थितियों में वारेन हेस्टिंग्स ने वहां से भागने का निश्चय किया और अपने कुछ साथियों के साथ उसने योजना बनाई और मुर्शिदाबाद से भागने में सफल हो गया।
जो वारेन हेस्टिंग्स था वो मुर्शिदाबाद से भाग करके सीधे फुल्टा पहुंचा। अधिकांश अंग्रेज बस्तियों से भाग रहे थे वो सभी फुल्टा पहुंच रहे थे, क्योंकि फुल्टा में ये कहा जा रहा था कि जब भी मद्रास या बॉम्बे से जो सहायता आ रही है वो आएगी तो वो सबसे पहले फुल्टा पहुंचेगी। वारेन हेस्टिंग्स भी फुल्टा पहुंचा। जब रॉबर्ट क्लाइव ने आकर के फोर्ट विलियम वगैरह को रिहा करा लिया, उसी दौरान उसकी भेंट वारेन हेस्टिंग्स से हुई और वारेन हेस्टिंग्स के काम करने के तरीकों से रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और देखते ही देखते वारेन हेस्टिंग्स जो था वो क्लाइव का पसंदीदा अधिकारी बन गया। क्लाइव की ही सिफारिश पे वारेन हेस्टिंग्स को मुर्शिदाबाद का रेजिडेंट नियुक्त किया गया था और वारेन हेस्टिंग्स के मुर्शिदाबाद के रीजेंट नियुक्त करने के साथ ही वारेन हेस्टिंग्स के जीवन में ये बहुत सकारात्मक परिवर्तन आ गया था। हालांकि बाद में 1761 में बताते हैं 1761 में वारेन हेस्टिंग्स को मुर्शिदाबाद के रेजिडेंट के पद से हटा दिया गया और उसे कलकत्ता परिषद का सदस्य बना दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स के हटाए जाने के पीछे का कारण ये बताया जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स जो नवाब था उसको बहुत ज़्यादा समर्थन करता था और अक्सर कंपनी जब नवाब के ऊपर किसी प्रकार का ज़्यादा ज्यादती करती थी तब वारेन हेस्टिंग्स उसका विरोध भी कर दिया करता था। इस कारण से उसे हटाना जरूरी हो गया था। जब वारेन हेस्टिंग्स को कलकत्ता परिषद का सदस्य बनाया गया तब भी वारेन हेस्टिंग्स ने वहां पर जो कंपनी के कर्मचारी थे उनके भ्रष्टाचार को उठाने की कोशिश की और उसने कहा कि कुछ नियम बना लिए जाएं जिससे कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनका जो भ्रष्टाचार है उस पर किसी तरह की पाबंदी लगाई जा सके। इसके लिए उसके जो पार्षद थे वो उससे चिढ़ने लगे और स्थितियां आई वो कोई भी बात के लिए परिषद में बोलने की कोशिश करता था वो सभी उसका विरोध करने लगते थे, उसे बोलने नहीं देते थे। दुखी होकर उसने 1764 में कलकत्ता परिषद की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया। वो वापस इंग्लैंड आना चाहता था, लेकिन चूंकि इसी समय बक्सर का युद्ध चल रहा था इसलिए वो थोड़े दिन उसे रुकना पड़ा। दिसंबर 1764 में ही वो ब्रिटेन के लिए निकल पाया। जैसा कि मैंने बताया कि हेस्टिंग्स जो था वो अक्सर नवाब का समर्थन कर दिया करता था और इसी बात से ये बात सिद्ध हो जाती थी कि हेस्टिंग्स भारतीयों के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार करता था और उनसे सीधे सीधे संवाद स्थापित करने के लिए भारतीय भाषाओं को भी सीख लेता था। जैसा कि मैंने बताया कि वो नवाबों के साथ ज़्यादा घुल मिल जाता था। उसके संबंध मीर जाफ़र से बहुत अच्छे थे और जब मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम ने मीर जाफ़र को हटाने के लिए कंपनी के साथ षड्यंत्र रचा तब बतौर रेजिडेंट वारेन हेस्टिंग्स ने मीर जाफ़र को हटाए जाने का विरोध किया था। यद्यपि मीर जाफ़र हटा दिया गया, उसकी जगह मीर कासिम को बना दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं कि वारेन हेस्टिंग्स के संबंध मीर कासिम के साथ बुरे थे। जब मीर कासिम नवाब बना तब वारेन हेस्टिंग्स मीर कासिम को भी काफ़ी पसंद करता था और दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। यहाँ तक कि जो पटना की घटना घटित हुई थी
उस पर वारेन हेस्टिंग्स ने अपना विरोध दर्ज कराया था। तो जो वारेन हेस्टिंग्स का रवैया रहता था वो कई बार कंपनी के विरोध में आ जाया करता था। वो कभी भी जब कभी कंपनी नवाबों के साथ ज्यादती करती थी तो वो उसका विरोध कर बैठता था और इसी कारण उसको रेजिडेंट के पद से हटा दिया गया था। इसी क्रम में जब वो पार्षद हुआ करता था तब भी उसने कंपनी की जो गलत नीतियां थीं उन सब पर एक आख्या प्रस्तुत की थी और जब उसने यह आख्या प्रस्तुत की तो उसके साथी लोग जो थे उन्होंने उसका विरोध कर दिया था। फिलहाल दिसंबर 1764 में वो इंग्लैंड वापस चला गया था और इंग्लैंड में ही रहता था। 1769 में क्लाइव के सहयोग से हेस्टिंग्स को मद्रास में तैनात किया गया और इस बार उसको उप प्रशासक के पद पर नियुक्ति मिली थी। हेस्टिंग्स क्लाइव का समर्थक था और क्लाइव जो था हेस्टिंग्स की प्रशासनिक क्षमता पर भी बहुत विश्वास करता था। क्लाइव की यह इच्छा थी कि जो तीनों प्रेसिडेंसीज हैं, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, ये तीनों प्रेसिडेंसीज एक ही प्रशासन के अधीन हो जाएं। और ये बात बहुत अच्छी तरीके से उसने हेस्टिंग्स को बता दी थी। वारेन हेस्टिंग्स जो था वो क्लाइव की जो ये इच्छा थी उस इच्छा को धरातल पर लाने की रणनीति पर काम कर रहा था। वो भारतवर्ष में काम करता था और क्लाइव जो था इंग्लैंड में बैठ करके उसको समर्थन देता था। यानी जो आवश्यक निर्णय होते थे वो इंग्लैंड में पारित करवाने में क्लाइव हेस्टिंग्स को मदद किया करता था। 1772 में जॉन कार्टियर के स्थान पर वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर नियुक्त किया गया फोर्ट विलियम का। वारेन हेस्टिंग्स बहुत सारी जानकारी रखता था और जब 1772 में वो फोर्ट विलियम का गवर्नर बना तो कुछ बातें उसको स्पष्ट भी थी। जैसे जो गवर्नर होता था कलकत्ता का, उस गवर्नर के अधिकार जो थे वो स्पष्ट नहीं थे। यानी कि गवर्नर और उसकी जो काउंसिल थी उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा नहीं था, स्पष्ट नहीं था। और यह आप समझ सकते हैं इसकी वजह से गवर्नर को दिक्कत आने वाली थी। जब वारेन हेस्टिंग्स 1772 में कलकत्ता में गवर्नर बनाया गया तो उससे पूर्व ब्रिटेन में कंपनी का जो नियंत्रण बोर्ड था उसने हेस्टिंग्स के बारे में एक योजना बना ली थी और वो हेस्टिंग्स का उपयोग बंगाल में कंपनी की स्थिति को सुधारने में करने वाले थे। और इसीलिए उन्होंने एक पूरा का पूरा प्रोग्राम तय किया हुआ था और हेस्टिंग को अपने नियंत्रण बोर्ड के जो उद्देश्य थे वो अच्छी तरह पता थे। हेस्टिंग ने जैसे ही बंगाल में गवर्नर के पदभार ग्रहण किया उसने तत्काल भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का प्रयास आरंभ कर दिया और जैसे ही उसने इस काम को स्टार्ट किया जो परिषद थी उसकी, वो परिषद उसका विरोध करने लगी थी। जो स्थिति यहां पर थी वो तो थी, कंपनी का जो बोर्ड था उसके साथ एक स्थिति इंग्लैंड में भी चल रही थी। इंग्लैंड में संसद में बार बार
सरकार पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि कंपनी पर अधिक से अधिक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की जाए। कंपनी अच्छी तरह जो संसद थी, ब्रिटेन की जो संसद थी, वो अच्छी तरह जानती थी कि 1765 में जो अधिकार कंपनी को प्राप्त हुए थे उनसे स्पष्ट रूप से बंगाल की सत्ता पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया था। और जो कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो सब ब्रिटिश थे और इसलिए बहुत आवश्यक था कि वो संसद के प्रति उत्तरदायी बने। क्योंकि कंपनी ने अब वहां की सत्ता प्राप्त कर ली थी बंगाल की, तो अब उसे नागरिक प्रशासन भी देखना था। लेकिन वास्तविकता क्या थी? कंपनी के जो कर्मचारी थे वो नागरिक प्रशासन के लिए अभ्यस्त नहीं थे, प्रशिक्षित नहीं थे। वो जब कंपनी में नौकरी करते थे तो कंपनी क्या थी, कंपनी के उद्देश्य क्या थे? कंपनी के उद्देश्य विशुद्ध वाणिज्यिक हुआ करते थे। तो उनके कर्मचारी जो लिए जाते थे उनका भी जो निरीक्षण किया जाता था, उनकी जो परीक्षण किया जाता था, उसमें यही देखा जाता था कि उनको वाणिज्य के बारे में कितना ज्ञान है। यह तो नहीं देखा जाता था कि उन्हें नागरिक प्रशासन संभालने का कितना ज्ञान है। अतः यह बात संसद में उठती थी और इसलिए वो कहते थे कि अब कंपनी पर और नकेल कसने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर कंपनी वहां गलतियां करेगी नागरिक प्रशासन में तो उसकी वजह से ब्रिटेन की बदनामी होनी थी। और जब ब्रिटेन की बदनामी होनी थी इसलिए संसद से यह कहा गया कि आप जो कंपनी है उस पर अपने नियंत्रण को बढ़ाएं। यही जो दबाव था वो लगातार संसद पर बढ़ रहा था। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात थी, कंपनी के जो कर्मचारी थे वो दिन ब दिन धनी होते जा रहे थे। यद्यपि कंपनी जो थी वो लगातार घाटे में चल रही थी, उसके कंपनी के कर्मचारी थे वो लगातार धनी हो रहे थे और उन कर्मचारियों के द्वारा बंगाल सूबे में उनके द्वारा अपनाए जा रहे भ्रष्टाचार की सूचनाएं इंग्लैंड पहुंचती थी, सांसदों के पास पहुंचती थी। इंग्लैंड के जो समाचार थे, समाचार पत्र थे, वो हर रोज बंगाल की स्थिति के बारे में समाचार प्रकाशित करते रहते थे। यही नहीं, ये जो कंपनी के कर्मचारी थे, इनके जो परिवार इंग्लैंड में रहा करते थे, उनके रहन सहन का तरीका जो था बहुत ज्यादा भव्य था, विलासिता पूर्ण था। और इस वजह से कई लोग उनको नवाब कहकर पुकारने लगे थे। ये जो कर्मचारी थे, इनके परिवार वाले थे, ये लोग यहीं तक सीमित नहीं थे। धनी हो जाने के कारण ये सांसदों को प्रभावित करने लगे थे। कंपनी के कर्मचारी संसद में लॉबिंग करने लगे थे, सांसदों को वो प्रलोभन दे देते थे और इस प्रकार से कई बार वे निर्णय कंपनी के पक्ष में करा देते थे। जब कंपनी को बंगाल में राजस्व उगाही के अधिकार मिल गए तो जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उन सभी ने कंपनी पर अपना हिस्सा बढ़ाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था और कंपनी दबाव में आकर के उसने अपने जो शेयर होल्डर्स थे उनका जो लाभांश था उसको बढ़ा करके 10% कर दिया। फिर भी उनका दबाव बना रहा तो उसने बढ़ा करके 12.5% कर दिया।
यहीं दूसरी तरफ जो संसद थी, जो सरकार थी, संसद के दबाव के कारण सरकार जो थी वो कंपनी पर दबाव बना रही थी। इस दबाव के कारण कंपनी ने क्या किया, 1767 में सरकार का जो हिस्सा हुआ करता था कंपनी के लाभांश में, उस हिस्से को कंपनी ने बढ़ा दिया। उन्होंने सालाना जो हिस्सा था वो बढ़ा करके 40 लाख पाउंड कर दिया। तो जो सत्ता थी, जो सरकार थी ब्रिटेन की, उसने भी आंखें मूंद ली और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है। कुल मिलाकर कंपनी जो थी, हर कोई कंपनी से अधिक लाभ पाने की इच्छा रखता था, लेकिन कंपनी जो थी वो लगातार दिवालिया होती जा रही थी। 67 में जो सरकार का हिस्सा उन्होंने बढ़ा करके 40 लाख पाउंड कर दिया था, 68 में जब वो देने का नंबर आया तो कंपनी के पास पैसा ही नहीं था। कंपनी पर बैंक ऑफ इंग्लैंड का कर्ज था जिसको अदा कर पाने में वो असफल हो रही थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड बार बार सरकार को बताता था कि उसका जो कर्ज है उसका भुगतान कंपनी नहीं कर रही है। संसद में यह बात अच्छी तरह पता थी कि कंपनी की जो आर्थिक दिवालियापन हो रहा है, इसका वास्तविक कारण उसके कर्मचारी ही थे। उसके कर्मचारी जो थे वो खुद ही कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे थे और अपना लाभ उठा रहे थे। उदाहरण के लिए, अमेरिका से आने वाली कंपनी की जो चाय हुआ करती थी उसको डंप कर दिया जाता था और उसके स्थान पर दूसरी कंपनी की चाय जो थी इंग्लैंड में बेचने के लिए उपलब्ध करा दिया जाता था। और ये सब होता था कंपनी के कर्मचारियों की मिली भगत के कारण। ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान जो इंग्लैंड में चाय बेची जाती थी उसका 90% जो होता था वो डच कंपनी का होता था। तो जो आपकी कंपनी की चाय थी वो पड़ी रह जाती थी और इस वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा था, लेकिन उसको डंप रखकर डच चाय को वहां पहुंचाने में आर्थिक लाभ कर्मचारी उठाते थे। यही नहीं, 1769 में बंगाल में अकाल पड़ा, सूखा पड़ गया। इस सूखे को बंगाली आम भाषा में 76वां अकाल कहा जाता है। 69 से लेकर 73 तक ये अकाल रहा और बताते हैं पूरा का पूरा बंगाल जो था बुरी तरह थर्रा गया। कहते हैं लगभग 1 करोड़ लोग इसमें मारे गए थे। और जैसा कि मैंने बताया आपको, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो पूरा प्रशासन देखने से बच रहा था और जिसके कारण उसने एक द्वैध शासन प्रणाली वहां पर लगा दी थी। इसमें क्या होता था, दायित्वों से बच जाती थी कंपनी। राजस्व उगाही जो थी वो तो कंपनी करती थी, लेकिन बाकी अन्य जो जिम्मेदारियां स्टेट की होती थी उनसे वो बच जाया करते थे। कंपनी अपने नागरिक दायित्वों से लगातार बच रही थी। यानी कि कंपनी जो थी उसने कभी भी लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश नहीं की। कंपनी को केवल राजस्व उगाही करनी थी तो वो केवल राजस्व उगाही में ही लिप्त रही। बताते हैं कंपनी का राजस्व, अब अकाल पड़ा हुआ था तो राजस्व तो घटना था और उसका जो राजस्व था बहुत कम रह गया। केवल यही चीज नहीं, बंगाल की जनसंख्या भी घटकर बताते हैं 1/3 रह गई। तो कंपनी का राजस्व घटता गया,
जिसकी वजह से कंपनी की हालत बहुत ही खराब हो गई। लेकिन यह सब केवल कंपनी की ही नहीं थी, बल्कि पूरे बंगाल की हालत खराब हो गई थी। इस संदर्भ में कैप्टन गार्डनर का नाम उल्लेखनीय है। कैप्टन गार्डनर ने जो बंगाल की स्थिति थी, जो अकाल पड़ा हुआ था, उसके बाद जो बंगाल की स्थिति थी, उस स्थिति को उन्होंने कलमबद्ध किया और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से बंगाल की पूरी व्यवस्था जो थी वो ध्वस्त हो गई थी। गार्डनर बताते हैं कि मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार करने वाले नहीं बचे थे। लोग पलायन कर रहे थे। बहुत सारे आबादी के क्षेत्र जो थे वो जंगलों में परिवर्तित हो रहे थे। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो था वो बीरभूम था और बीरभूम से बताते हैं सब लोग पलायन कर गए थे। बताते हैं बीरभूम जो था वो एक अभेद्य जंगल में परिवर्तित हो गया था, जो एक बड़ा ही आबाद शहर हुआ करता था। कंपनी की जो नीतियां थी वो केवल लाभ केंद्रित थी। उसने कभी भी लोगों के हितों के बारे में कोई रणनीति ही नहीं तैयार की थी। जब अकाल पड़ा तो कंपनी अपने राजस्व की प्रति ही चिंतित रही और राजस्व की उगाही करती रही। अकाल के कारण जो किसान थे, जो लोग थे, वो लोग जो राजस्व था वो दे नहीं पा रहे थे। कंपनी ने वास्तविक कारणों को जाने बिना ही उन पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी और इससे स्थिति भयावह हो गई। लोग पलायन करने लगे, छोड़ छोड़ के भागने लगे। बताते हैं कि इन्हीं विपरीत परिस्थितियों के कारण पूरा बंगाल जो था ठग और लुटेरों का क्षेत्र बन गया और बहुत आवश्यक हो गया था किसी जुझारू व्यक्ति को कंपनी की बागडोर सौंपी जाए। और इन्हीं परिस्थितियों में वारेन हेस्टिंग्स को कंपनी का गवर्नर बना करके 1772 में भेजा गया था। सरकार की बहुत किरकिरी हो गई थी। एडमंड बुर्के जो मशहूर सांसद हुआ करते थे, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया गया कि 1767 में जो उन्होंने कंपनी के साथ समझौता करके 40 लाख अपना हिस्सा बढ़ा लिया था, उसकी आड़ में बंगाल के लोगों पर इतना अन्याय हो गया है। उन्होंने संसद में कहा कि सरकार ने ये रक्तपात, लुटेरापन, शैतानियत और निष्पीड़न 40 लाख पाउंड के लिए किया है। हमने इस अपराध की स्वीकृति से अधिक भ्रष्ट बात आज तक नहीं सुनी। ये एडमंड बुर्के की बात थी। समस्या उस वक्त खड़ी हुई जब 1772 में आर्थिक तंगी से उभरने के लिए कंपनी ने 2 ऋणों के लिए आवेदन किया और इन ऋणों को अनुमत करने के लिए जो मुद्दा था वो संसद में पहुंचा। सरकार जो थी उसने कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से अप्रैल 1772 में एक 31 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया था। इस कमेटी का अध्यक्ष लॉर्ड नॉर्थ था
लॉर्ड नॉर्थ ने अपनी आख्या मई 1773 में संसद में प्रस्तुत की। संसद ने उसको नियम बना दिया और इसी नियम को रेगुलेटिंग एक्ट कहकर पुकारा जाता है। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाना था। तो इस एक्ट में था क्या क्या? इसमें पहली बात तो कंपनी से जो लूट चल रही थी उस लूट को रोकने का प्रयास किया गया। कंपनी पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो 6% से अधिक लाभांश नहीं दे सकती और इसके लिए और ये तब तक लागू रहेगा जब तक कंपनी अपने सभी ऋण अदा नहीं कर लेती। दूसरी बात उन्होंने और महत्वपूर्ण की, हिस्सेदारों के मताधिकार सीमित कर दिए। जो शेयर होल्डर्स थे, नए नियम के अनुसार उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जिसके पास 12 महीने से 1000 शेयर या उससे अधिक रहेंगे वही व्यक्ति मताधिकार रखेगा, वही मतदान कर सकेगा। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण कार्य किया उन्होंने, कंपनी के निदेशकों का कार्यकाल 4 वर्ष से कर दिया गया। हालांकि यह तो बढ़ाया गया था, पहले उनका कार्यकाल मात्र 1 वर्ष हुआ करता था, लेकिन अब नई व्यवस्था में उन्होंने यह कर दिया था कि प्रतिवर्ष जो निदेशक मंडल है उसके 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त कर जाएंगे। चौथी बात उन्होंने ये की कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने या उपहार लेने पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। पांचवी बात उन्होंने ये की, जानते हैं कि उस वक्त वारेन हेस्टिंग्स कंपनी के गवर्नर के पद पे थे। उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स का पद जो था गवर्नर का, उसको उच्चीकृत कर दिया। अब वह पद गवर्नर जनरल कहलाने लग गया। जितनी भी प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास, बॉम्बे, इनके जो गवर्नर्स थे वो सभी गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए, जो कलकत्ता में बैठेगा। यह भी निर्देश दे दिया गया कि सभी को गवर्नर जनरल तथा निदेशक मंडल के प्रति आदर भाव प्रदर्शित करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या कर दिया कि सभी पत्राचार जो होते थे उनके लिए यह आवश्यक कर दिया कि वो निदेशक मंडल के संज्ञान में लाए जाएंगे। सभी राजस्व अभिलेख जो हुआ करते थे उनको खजाना विभाग में संरक्षित करने का भी आदेश कर दिया गया। एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था दी गई, उसमें बताया गया कि नागरिक तथा फौजदारी मामलों की नकल जो होती थी वो राज्य सचिव को प्रस्तुत किए जाएंगे। गवर्नर जनरल को एक 4 सदस्यीय परिषद भी प्रदान की गई थी और ये जो परिषद थी उसके जो पहले सदस्य थे लेफ्टिनेंट जनरल क्लेवरिंग, जॉर्ज मोनसोन, रिचर्ड बारवेल और फिलिप फ्रांसिस, इनको प्रारंभ में भेजा गया। इसमें से केवल रिचर्ड बारवेल ही ऐसे सदस्य थे जिन्हें भारत के बारे में कुछ जानकारी थी। बाकी तीनों क्लेवरिंग, मोनसोन और फिलिप फ्रांसिस, इनको भारत की परिस्थितियों के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था, ये पहली बार आए थे। एक और महत्वपूर्ण निर्णय था, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से
ब्रिटिश सरकार ने भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी थी। इसकी साइट थी फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम में इसे स्थापित किया गया था। इसके पहले जो चीफ जस्टिस थे सर एलिजा एंफ्रे थे। इसके अतिरिक्त जो इसके दूसरे जजेस थे उसमें स्टीफन सीजर, द मास्त्रे, जॉन हाइड, रॉबर्ट चैम्बर्स। रॉबर्ट चैम्बर्स जो हैं वो बाद में चीफ जस्टिस भी बने। उससे पहले काफ़ी दिनों तक वो एक्टिंग जस्टिस भी रहे, एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे। मास्त्रे जो हैं वो पूजने जज थे, जिनको बोलते हैं कनिष्ठ जज थे। इसी क्रम में सर विलियम जोन्स का नाम आता है। 1783 में वो आए थे भारतवर्ष। 1794 तक वो भी कनिष्ठ जज थे। 1794 में उनकी यहीं पर डेथ हो गई थी। सर विलियम जोन्स का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1784 में उन्होंने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, इसमें उनके अलावा दो और महत्वपूर्ण लोग थे, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानियल हालहेड। यानी कुल 3 लोगों ने मिल करके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की थी। इसके अतिरिक्त सर विलियम डंकिन 1791 में कनिष्ठ जज बनकर के आए थे, जिनकी मृत्यु 1797 में हो गई थी, और उनके स्थान पर सर जॉन राइट्स 1797 में आए थे डंकिन के स्थान पर। इसके बाद हम बात करते हैं पुनः वारेन हेस्टिंग्स की। वारेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले तो जो द्वैध शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया था। बल्कि यूं कहिए कि जब उसको फोर्ट विलियम का गवर्नर बनाया गया, उसको ये निर्देश दिया गया था कि सबसे पहले आप द्वैध शासन व्यवस्था जो है उसको समाप्त कर दीजिए। उसके बाद उसने जो सबसे पहले आवश्यक कदम उठाए उनको उसके द्वारा किए गए सुधारों के तौर पर देखा जाता है। जैसे द्वैध शासन व्यवस्था को खत्म करके उसने पूरे प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। 2 राजस्व संग्रह केंद्र हुआ करते थे, एक पटना में था और दूसरा मुर्शिदाबाद में था। पटना में नायब नवाब राजा सिताब राय जो थे वो राजस्व संग्रह किया करते थे, और मुर्शिदाबाद में मोहम्मद रजा खां जो थे वो राजस्व संग्रह का काम देखा करते थे। और चूंकि अब पूरा प्रशासन सीधे कंपनी को अपने हाथ में लेना था, तो उसके लिए वारेन हेस्टिंग्स ने इन दोनों को महाभियोग लगा करके हटा दिया था। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, जो कोषागार था उस कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता ले गया। जो नवाब हुआ करता था उस नवाब को मुन्नी बेगम के संरक्षण में कर दिया, और उसकी जो पेंशन थी 32 लाख उसको घटा करके आधा कर दिया, यानी कि 16 लाख कर दिया था। जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप था वो था राजस्व सुधार का। और राजस्व सुधार की बात की जाए या राजस्व व्यवस्था की बात की जाए, 1582 में राजा टोडरमल ने मुगल राजस्व व्यवस्था की स्थापना की थी। इनकी जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में कानून वो महत्वपूर्ण हुआ करते थे। जमींदारों को केंद्र में रखकर ये पूरी राजस्व व्यवस्था थी।
राजस्व, ये जो टोडरमल के द्वारा स्थापित राजस्व व्यवस्था थी, इसमें राजस्व के अधिकार जमींदारों के पास होते थे। इसके अतिरिक्त वो स्थानीय प्रशासन और न्याय व्यवस्था भी देखा करते थे। सामान्य तौर पर टोडरमल की व्यवस्था के जो ये जमींदार हुआ करते थे, इनको ठाकुर कहकर पुकारा जाता था। लोगों से पूछा जाए तो लोगों का ऐसा विश्वास था कि जमींदारों के अधिकार वंशानुगत थे, यानी कि एक जमींदार जब मर जाता था तो उसका बेटा उसी क्षेत्र का जमींदार बन जाया करता था। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने इसको जब जानने का, इसका पता लगाने की कोशिश की तो लिखित में ऐसा कोई भी आदेश नहीं मिला। इस संदर्भ में उनके एक अधिकारी थे सर जॉन शोर। सर जॉन शोर ने जब अध्ययन किया तो उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने बताया कि जमींदारी के अधिकार और संपत्ति के अधिकार दोनों अलग अलग थे, एक साथ नहीं थे। अर्थात जमींदारी केवल राजस्व वसूली करने का अधिकार देता था। इस तरीके से जॉन शोर ने कहा कि राजस्व वसूली के अधिकार प्राप्त हो जाने मात्र से सारी भूमि जो है वो जमींदारी का दायित्व निर्वहन करने वाले व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं हो जाया करती। सरकार की भूमि के अधिकार उसकी संपत्ति के अधिकार से जुड़े नहीं थे। अच्छा, दूसरी चीज, भूमि से तात्पर्य क्या था? भूमि से तात्पर्य यह था कि जो भूमि जोती जाती थी, जिस पर फसल उगाई जाती थी, उसी की चर्चा कर रहे थे और वही सरकार को उसी से मतलब था। यानी कि हम कर जिस पे लगाते हैं उसी भूमि के संदर्भ में बात हो रही थी। क्लाइव ने भी इस संदर्भ में बहुत सारी जानकारी एकत्र करने की कोशिश की थी। जब क्लाइव ने इस संदर्भ में जानकारी की, सर्वे करवाया, तो उसको ये सूचना मिली। उस सूचना में एक विशेष बात यह थी कि जो जमींदार हुआ करते थे उन पर करों का बोझ बहुत कम था। यानी कि जमींदार जो थे या जमींदारी जो थी वो भारी मुनाफे वाली हुआ करती थी। क्लाइव ने अपने ही समय में एक सेलेक्ट समिति बनवाई थी। इस समिति के बाद इसके निर्णय जो आए थे उसमें हालवेल ने कुछ प्रस्ताव दिए थे और हालवेल के प्रस्ताव पर अमल करते हुए उन्होंने नीलामी की व्यवस्था शुरू कर दी थी। परगना को 15 भागों में बांट देते थे और उसकी नीलामी कर दी जाती थी। यही नहीं, 16 महीने तक कंपनी ने स्वयं के कर्मचारियों को लगा करके राजस्व संग्रह का काम किया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैलने लगा। इसके अतिरिक्त आमिल नाम के अधिकारी हुआ करते थे। आमिल जो थे वो राजस्व संग्रह किया करते थे। आमिल जो थे उनके बारे में इतिहासकार बताते हैं कि यह जो आमिल लोग होते थे एक तरीके से ठेकेदार होते थे और वो जब कर संग्रह करने जाते थे तो काफी क्रूरता से पेश आते थे, कठोरता से पेश आते थे। यानी कि उनके जो तौर तरीके थे वो बहुत पीड़ादायी होते थे। जो आमिल थे उन पर नियंत्रण की आवश्यकता थी। तो 1769 में कर निरीक्षकों की नियुक्ति की गई ताकि वो आमिलों पर नियंत्रण स्थापित करें। लेकिन केवल इतना ही काम नहीं था कर निरीक्षकों का, उनको एक विशेष काम भी दिया गया था कि वे वास्तविक पोजीशन जो है, वास्तविक स्थिति जो है
उसका अध्ययन करके अपनी एक आख्या, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लेकिन भारतीय लोग जो थे वो इन कर निरीक्षकों को सहयोग नहीं कर रहे थे। तो ऐसा लगने लगा कि इनसे कुछ नहीं हो रहा है, कर निरीक्षकों की नियुक्ति बेवजह कर दी गई। तो फिर जब कोई सुधार नहीं देखा गया तो उन्होंने फिर से एक कमेटी बनाई। ये कमेटी 72 में बनाई गई। इसमें जो समिति थी उसने सिफारिश की कि हम लोग जो राजस्व संग्रह कर रहे हैं वो स्वयं करें, कंपनी स्वयं करने लगे। तो ये पूरा एक खाका तैयार होने की आवश्यकता थी, एक खाका तैयार किए जाने की आवश्यकता थी कि कंपनी किस प्रकार। वारेन हेस्टिंग्स ने इस पर काम किया और 1772 में ही वारेन हेस्टिंग्स ने महत्वपूर्ण कदम उठाया और उसने कर संग्रह करने वाले अधिकारी तैनात करने प्रारंभ कर दिए। इनको कलेक्टर कहा गया। यही नहीं, एक व्यवस्था कर संग्रह करने के लिए नीलामी की भी रखी गई। और ये जो नीलामी की व्यवस्था थी ये 5 वर्ष तक के लिए उनको अधिकार दिया जाता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में माल बोर्ड की स्थापना की और ये जो माल बोर्ड था ये पूरे सूबे के राजस्व संग्रह प्रणाली पर नियंत्रण करता था। हालांकि ये जो नीलामी व्यवस्था थी जो 5 साल के लिए दी जाती थी, ये नीलामी की व्यवस्था दोषपूर्ण रही, इसको पाया गया ये सही नहीं थी। तो 77 में ख़त्म नहीं किया गया, 77 में इसको घटा करके मात्र 1 वर्ष के लिए कर दिया गया। हेस्टिंग ने फिर भी बहुत सारे कदम उठाए और इन्हीं कदमों के तहत उसने कई प्रकार की वसूली के जो हुआ करते थे उनको करों की सूची से हटा दिया, जो इनको आबवाब कहा करते थे। और जब उनको करों की श्रेणी से हटा दिया तो वो गैर कानूनी हो गए। इससे किसानों से जो अवैध वसूली की जाती थी उस पर रोक लगाने में काफी सहूलियत हुई। एक और महत्वपूर्ण बात हुई, जानते हैं कि अकाल पड़ गया था और कंपनी जो राजस्व वसूली करती थी, कंपनी तो नियमित रूप से राजस्व वसूली करती थी, तो कभी कभी मौके पर किसानों के पास राजस्व अदा करने के लिए नहीं होता था, तो साहूकार काफी कुछ सक्रिय हो गए थे। कंपनी की प्रताड़ना से बचने के लिए किसान साहूकारों के पास जाते थे और फिर साहूकार जो होते थे उनका उत्पीड़न प्रारंभ हो जाता था। ये बात वारेन हेस्टिंग्स को अच्छी तरह पता थी और वारेन हेस्टिंग्स ने साहूकारों पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरी विशेष बात हेस्टिंग्स ने शाह आलम के साथ की। हेस्टिंग्स ने शाह आलम की पेंशन समाप्त कर दी। हमें पता है कि इलाहाबाद की संधि के माध्यम से 26 लाख सालाना की पेंशन निश्चित की गई थी कंपनी की तरफ से, लेकिन वो परिस्थिति अलग थी। उस वक्त ये हुआ था कि शाह आलम ने कंपनी का संरक्षण ले लिया था, लेकिन फिर बाद में स्थिति बदल गई। मराठों ने अटैक कर दिया दिल्ली पर और विवश होकर शाह आलम ने मराठों की संरक्षण ले लिया। तो अब शाह आलम किसी भी स्थिति में कंपनी के तहत नहीं था, तो वारेन हेस्टिंग ने उसकी न केवल पेंशन बंद की बल्कि इलाहाबाद और आरा जो था वो भी उससे वापस ले लिया और वो सब उसने अवध के नवाब को 50 लाख में बेच दिया।
कुछ वाणिज्यिक सुधार भी किए वारेन हेस्टिंग्स ने, और इसमें उसने जो दस्तकों का दुरुपयोग होता था उसके बारे में उसको बहुत पहले से पता था, तो उसने इन दस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने कह दिया कि कंपनी के कर्मचारी जो हैं वो अब दस्तक का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दस्तकों की वजह से कंपनी भी घाटे में चलती थी, कंपनी को भी नुकसान होता था। चुंगियों की संख्या घटा दी, चुंगियों को घटाकर केवल 5 कर दिया था उसने। केवल कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, पटना और ढाका, ये 5 चुंगियां ही उसने शेष छोड़ी थी। तो चुंगियों की जो रुकावटें थीं उनको उसने समाप्त कर दिया था। इसके अतिरिक्त तो हेस्टिंग्स ने बहुत सारे करों में भी घटोत्तरी की थी। लगभग 2.5% तक उसने विभिन्न करों को कम कर दिया था। हालांकि तंबाकू, नमक, सुपारी, ये सब जो चीज़ें थी इस पर उसने कोई भी छूट नहीं दी थी। लेकिन करों में करीब 2.5% की कमी करने से बताते हैं कि व्यापार को प्रोत्साहन मिला था, व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला था। एक तरफ चुंगियां घटा दी, एक तरफ करों में भी कमी कर दी, और उसके बाद हेस्टिंग्स ने स्वयं कहा कि उसके जो ये वाणिज्यिक सुधार हुए हैं, किए गए हैं, उसके कारण वो बताता है कि अब माल प्रांत के दूरवर्ती क्षेत्रों में भी आसानी से पहुंच जाता है। यानी वारेन हेस्टिंग्स को ऐसा लगा कि उसके द्वारा किए गए कामों से अब जो कंपनी की स्थिति है उसमें कुछ न कुछ सुधार जरूर आया। धन्यवाद।